Today we will see how to write a bar graph. We'll see what structures we should use and what kind of vocabulary is suitable for bar graph. So this is the bar graph available, and in this the statement says the chart below shows different modes of transportation. So here we have bus, car, bike and foot. So हमारे पास चार different modes of transportation दिए गए हैं यूज्ड टू ट्रैवल टू एंड फ्रॉम वर्क, जो वर्क पे जाने और वर्क से आने के लिए यूज़ किए जाते हैं इन अ यूरोपियन सिटी इन 1950, 1970 एंड 1990. सो 3 साल है हमारे पास, 1950, 1970 एंड 1990. सो इन 3 सालों में ये डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किए गए हैं और इसमें क्या चेंजेस आए हैं थ्रू आउट द टाइम पीरियड, ये हमें एक्सप्लेन करना है. सो ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा कॉमन रहेगी हमारे टास्क 2 में. दैट इज समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस व्हेन रेलेवेंट. सो जो स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में हम पैराफ्रेज करेंगे क्वेश्चन प्रॉम्प्ट को या क्वेश्चन स्टेटमेंट को. सो पैराफ्रेज मीन्स हम अपने शब्दों में या डिफरेंट वर्ड्स में क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है बॉडी पैरा 1, जिसमें हम डिटेल्स देंगे. इस डिटेल्स में हम फिगर्स भी यूज करेंगे, ठीक है, जो हमारा डाटा होगा. सो फिगर्स या डिटेल्स ऑफ द की फीचर्स. अब की फीचर्स क्या होते हैं ये हम एक्चुअली नेक्स्ट देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है बार ग्राफ को. सो बेस्ड ऑन सर्टेन ट्रेंड्स, सो कुछ पर्टिकुलर ट्रेंड के बेस पे हम की फीचर्स चूज करेंगे और उसके डिटेल्स को लिखेंगे बॉडी पैरा 1 में. बॉडी पैरा 2 में भी अगेन डिटेल्स ऑफ द की फीचर्स आ जाएगा बेस्ड ऑन अदर ट्रेंड्स. सो इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम इंक्रीजिंग ट्रेंड लिख रहे हैं, जितने भी इंक्रीजिंग ट्रेंड्स हैं वो अगर हम बॉडी पैरा 1 में लिख रहे हैं, तो जितने भी डिक्रीजिंग ट्रेंड्स होंगे तो वो हमारे आ जाएंगे बॉडी पैरा 2 में. और इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, जैसे हाईएस्ट या लोएस्ट, ये दोनों हाईएस्ट और लोएस्ट जो वैल्यूज़ हैं वो अगर हम पैराग्राफ 1 में लिखते हैं, इसमें अगर हमने हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज़ को एक्सप्लेन किया है तो देन हम इसमें अदर वैल्यूज़ जो हैं, जो हाईएस्ट भी नहीं है और लोएस्ट भी नहीं है, जो मिडिल में है, सो उन वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करेंगे. जो मॉडरेट वैल्यूज़ हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे. और लास्ट में हम लिखेंगे समरी. समरी बेसिकली एक ओवरव्यू होता है, ठीक है. सो प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ द होल चार्ट. बेसिकली इसमें हाईलाइट करेंगे हम सर्टेन की फीचर्स. हमने सारे की फीचर्स इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कुछ खास जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं इसमें हम जनरली ट्रेंड्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और उसके अलावा हाईएस्ट या लोवेस्ट वैल्यूज़ को हाईलाइट करते हैं. जो भी पूरे ग्राफ में जो ट्रेंड्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, प्लस हम हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यूज़ को इस पर ऐड कर सकते हैं. वो भी डिपेंड करता है कि हमारे पास डाटा कैसा है. सो जो पैराग्राफ 1 है उसे हम स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे, द रेंडर्ड, गिवन या प्रोवाइडेड. सो इन तीनों का मतलब होता है गिवन मतलब दिया हुआ, बार चार्ट. सो हम ऐसे लिख सकते हैं द गिवन बार चार्ट या द प्रोवाइडेड बार चार्ट. उसके बाद हम इनमें से कोई भी एक वर्ब लिख सकते हैं, reveals, demonstrates, elucidates, depicts, compares और describes. उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का पैराफ्रेज. नेक्स्ट जो है बॉडी पैरा स्टार्ट करने के लिए, बॉडी पैरा 1 स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाय लुकिंग एट द बार ग्राफ इन मोर डिटेल, ठीक है. सो अगर हम डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में लिखें देखें बार ग्राफ को, इट इज़ एविडेंट दैट. एविडेंट का मतलब होता है क्लियर. सो उसके बाद हम पैराग्राफ जो फर्स्ट है वो स्टार्ट कर देंगे. सो लेट सपोज यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन दे दी. उसके बाद हाउएवर या सिमिलरली करके हम सेकेंड इंफॉर्मेशन भी देंगे. सो मतलब इसमें हम डिटेल्स देंगे, कहाँ पे हमें हाउएवर या कहाँ पे हमें सिमिलरली वर्ड यूज़ करना है ये हम फर्दर चेक करेंगे. अगर हमें ये ऑप्शन यूज़ नहीं करनी तो हम इस ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं पैराग्राफ को, पैराग्राफ फर्स्ट को इन डिटेल लिख के, देन अगेन हम इंफॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे. उसके बाद हाउएवर या सिमिलरली इनमें से एक वर्ड यूज़ करके हम फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे. जो बॉडी पैरा सेकेंड है इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं बाय सेइंग बाय कंट्रास्ट, या हम यहाँ पे इन कॉन्ट्रास्ट लिख सकते हैं,
यहाँ यहाँ पे हम ऑन दी अदर हैंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो इनमें से कोई भी एक कनेक्टर यूज़ करके देन हम उसको सेकेंड पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सप्लेन करनी शुरू करेंगे। मीनवाइल या लाइकवाइज एक और टर्म यूज़ करके, कनेक्टर यूज़ करके हम फर्दर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। इन एडिशन टू दिस, अगर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो या इसमें हम इंटरेस्टिंगली ये टर्म्स यूज़ करके हम बाकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो ये हम फर्दर देखेंगे कि इन सारे कनेक्टर्स को या वर्ड्स को हमें यूज़ कैसे करना है। और जो फाइनल समरी है हमारी, सो उसे या तो हम ओवरऑल लिख के अपनी समरी को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट कैन बी सीन फ्रॉम द कर्सरी ग्लांस एट द ग्राफ दैट। तो कर्सरी ग्लांस होते हैं ऊपर से, अगर झलक से मतलब ऊपर से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम देखें लेकिन हम डिटेल में ना देखें। सो कर्सरी ग्लांस का मतलब हमें डिटेल में नहीं हम देख रहे, सिर्फ ऊपर से हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं ग्राफ का। सो उसके बेस पे हम देख सकते हैं। सो इसमें हम ओवरव्यू को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो उसे हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं और ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये जो लाइंस हैं, इट कैन बी सीन फ्रॉम द कर्सरी ग्लांस एट द ग्राफ दैट, या फिर ये लाइन है, बाय लुकिंग एट द बार ग्राफ इन मोर डिटेल इट इज एविडेंट दैट। सो ये जो दोनों लाइन है ये हमें अप्रॉक्सीमेटली 25 से 26 वर्ड्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं। सो लेट सपोज अगर हमारा 130 या 140 वर्ड्स का टास्क 1 बन रहा है, अगर हम इसमें ये वर्ड्स ऐड कर दें तो हमारा इजीली 150 से ऊपर चला जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि इसमें टास्क 1 में हमें कम से कम 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। अगर हम ये वर्ड्स इनमें ऐड कर दें, बाय लुकिंग एट द बार ग्राफ इन मोर डिटेल इट इज़ एविडेंट दैट, और इट कैन बी सीन फ्रॉम द कर्सरी ग्लांस एट द ग्राफ दैट, तो हमारे 150 से ऊपर वर्ड्स चले जाएंगे। लेकिन ये जो लाइंस हैं इनके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। मतलब अगर आप इन डिटेल की जगह ये लाइन लिखते हैं या ओवरऑल की जगह अगर आप ये लाइन लिखते हैं तो उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। बस आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपके 150 वर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी 170 180 वर्ड्स हैं तो आई वुड सजेस्ट कि ये लाइंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इन डिटेल लिख के अपनी डिटेल स्टार्ट कर सकते हैं, बॉडी पैरा 1 स्टार्ट कर सकते हैं और ओवरऑल लिख के अपना कंक्लूजन या अपना समरी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर हमें जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा है द चार्ट। सो कौन सा चार्ट है, हमें पता है ये कौन सा चार्ट है, बार, ये बार ग्राफ है। सो बिलो शोज के लिए हम एक सर्टन वर्ब यूज़ करेंगे, देन इसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज टू ट्रेवल टू एंड फ्रॉम वर्क इन ए यूरोपियन सिटी इन 1950, 1970 एंड 1990। तो अगर हम चेक करें तो ये हमारी इंट्रोडक्शन है। सो हमने लिखा द प्रोवाइडेड बार ग्राफ रिवील्स। सो हमारे पास प्रोवाइडेड के लिए जो और वर्ड्स हैं वो है गिवन और रेंडेड, और रिवील्स के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेट्स, डिपिक्ट्स, जैसे हमने वर्ब्स पहले चेक की थी। तो यहाँ पे हमें पता है ये कितने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड हैं। सो मोड्स के लिए हमने जो वर्ड यूज़ किया है वो है मीन्स, और डिफरेंट के लिए हमें डायरेक्टली हमारे पास पता था, हमारे पास 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सो हमने लिखा 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स। सो द बार ग्राफ रिवील्स 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स विच वर यूज्ड बाय यूरोपियन रेजिडेंट्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं यूरोपियन रेजिडेंट्स ऑफ ए सिटी, ठीक है। फॉर कम्यूटिंग, कम्यूटिंग का मतलब होता है आने जाने के लिए, सो रेगुलर अप डाउन करने के लिए, टू वर्क बिटवीन 1950 एंड 1990। सो हमने यहाँ पे जो टाइम है उसको कैसे लिखा, 1950 को और 1990 को बिटवीन एंड के साथ। सो इसमें हम टाइम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। हम बिटवीन और एंड का यूज कर सकते हैं, हम फ्रॉम के साथ टू का यूज कर सकते हैं, या फिर हम इन का यूज कर सकते हैं।
सो अगर बिटवीन और फ्रॉम हम यूज़ करें, सो बिटवीन हम लिखेंगे ये स्टार्टिंग ईयर दैट इज़ 1950 और एंड हम करेंगे 1990 में। इसी तरह फ्रॉम के साथ हम लिखेंगे 1950 और टू के साथ लिखेंगे 1990। और अगर हमें इनके साथ डाटा लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा ही है, तो हमें सारे ईयर्स लिखने पड़ेंगे, जैसे 1950 कॉमा 1970। अगर कोई और भी ईयर है तो हमें कॉमा डाल के वो भी लिखने पड़ेंगे, और एंड में हम लिखेंगे एंड 1990। सो इन बिटवीन अगर हमारे पास और भी ईयर्स हैं तो हम 1950, 1970, 1980, सो ऐसा हम और भी ईयर्स लिखेंगे इनके साथ। सो इनके साथ हमें सारे ईयर्स जितने भी गिवन हैं वो लिखने पड़ते हैं। तो इस एडवाइजेबल है अगर हमारे पास ये 10 ईयर्स दिए हुए हैं, 1950, 60, 70, 80, 90, ठीक है ऐसे, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि हम इन टर्म यूज़ ना करें। इट इज़ बेटर या तो हम बिटवीन या फ्रॉम के साथ टाइम पीरियड को एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट अगर जब हम शिफ्ट करेंगे बॉडी पैराग्राफ 1 पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे बस की बात करें तो बस जो है पहले अप्रॉक्सीमेटली 18 है और ये इंक्रीज होके कितनी हो जाती है नेक्स्ट 20 ईयर्स में 30%, जो कि काफ़ी बड़ा इंक्रीज है। तो इसमें पहले इंक्रीज हुआ, लेकिन अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पे अगर 18% है तो यहाँ पे भी कितना परसेंट है 18%। इसका मतलब ये इंक्रीज तो हुआ 30% तक, लेकिन ये वापस नीचे आ गया 18% तक। दैट मीन्स इसमें फ्लक्चुएशन आई। अगर हम चेक करें कार को, सो यहाँ पे ये 5% था, ये इंक्रीज होके लेट्स सी 28% हो गया, और फर्दर ये इंक्रीज होके कितना हो गया 40%। इसका मतलब इसमें कंटिन्यूस ग्रोथ थी, ठीक है, इसमें फ्लक्चुएशन थी, इसमें कंटिन्यूस ग्रोथ थी। तो अगर बाइक और फुट की अगर बात करें, सो ये रेड जो डाटा है, सो ये कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू थी 1950 की, ये पहले 9% होगी, देन ये नीचे गिर के 22 हो गई, और देन ये नीचे गिर के 8% आ जाएगी। सिमिलरली फुट की जो वैल्यू है ये भी क्या हुई है डिक्रीज, ठीक है, ब्लैक वाली वैल्यू। तो अगर हमें ये क्लियर हो गया बाइक की और फुट की वैल्यू क्या हुई है डिक्रीज, तो ये हम दोनों वैल्यूज इकट्ठी रखेंगे, और ये जो बाकी वैल्यूज हैं बस जो कि फ्लक्चुएट हुई थी और कार जो कि इंक्रीज हुई थी, ये हम इकट्ठी रख सकते हैं। और अब आपकी चॉइस है कि आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है बॉडी पैराग्राफ में, या ये सेकंड बॉडी पैराग्राफ में लिखना है, या फिर ये फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में लिखना है, ये सेकंड बॉडी पैराग्राफ में लिखना है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आपको कोशिश करनी है जैसे ये सिमिलर ट्रेंड्स मिल गए हमें बाइक और फुट, ये हम इकट्ठे ही रखेंगे। इसमें अगर चेक करें हम इनकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम बस और कार को पहले एक्सप्लेन करें, आपकी चॉइस है आप कैसे भी कर सकते हैं, अगर इसको एक्सप्लेन करें पहले, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जो लीस्ट था और हाईएस्ट हो गया, ठीक है, कार, तो उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले इन डिटेल। नेक्स्ट लाइन है वो है द प्रोपोर्शन या परसेंटेज ऑफ पीपल हु यूज्ड कार या फिर यूजिंग कार was just 5%. So the proportion of people using car was just 5%. ये सिर्फ 5% था in 1950। उसके बाद हम लिखेंगे फुल स्टॉप डालने के बाद आफ्टर विच। अगर आपको फुल स्टॉप नहीं डालना है तो यहाँ पे आप कॉमा भी डाल सकते हैं, ठीक है, 1950 के बाद कॉमा डाल दिया, ठीक है, उसके बाद फिर लेकिन आपको आफ्टर का जो ए है वो स्मॉल रखना पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं आफ्टर विच। तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर डायरेक्टली आप स्टार्ट कर देंगे दिस परसेंटेज सर्ज्ड टू। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और तरीका भी है, अगर आप आफ्टर विच नहीं लिखना चाहते तो आफ्टर दैट लिख सकते हैं, आफ्टर दैट, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा। सो आप लिखेंगे इट वॉज जस्ट 5% इन 1950 कॉमा एंड आफ्टर दैट, सो देन आप दिस परसेंटेज, ये वाली सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो एक तो ये वेरिएशन है और दूसरा ये वेरिएशन है। और जो हमने यहाँ पे लिखा है वो है इन 1950 के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप डाला और लिखा आफ्टर विच दिस परसेंटेज सर्ज्ड। अब सर्ज्ड का मतलब क्या होता है इंक्रीज, तो सर्ज्ड जो वर्ड है ये है फास्ट इंक्रीज। सो ये रैपिड इंक्रीज या स्विफ्ट इंक्रीज के लिए यूज किया जाता है। सो
दिस परसेंटेज सर्ज टू 40% इन 1990। तो ये परसेंट जो है ये बढ़ गई 40% तक 1990 में। Although this rise was particularly noticeable between 1950 and 1970। ये ऑप्शनल है, अगर आपको लिखना, अगर आप लिखते तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो वैल्यू है 5 से 28 हुई, देन 40 हुई। तो अगर हम ये कंसिडर करें 5 से लगभग 30% हुई, फिर 40 हुई, तो यहाँ पे जो इंक्रीज़ है ये कम है, यहाँ पे जो इंक्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है, Although this rise was particularly noticeable between 1950 and 1970, ये जो इंक्रीज था ये इसमें ज़्यादा इंक्रीज नोटिसेबल था, ड्यूरिंग विच, क्योंकि इस समय द फिगर बिकेम 6 टाइम्स, क्योंकि ये जो परसेंटेज है, फिगर की जगह आप परसेंटेज, प्रोपोर्शन या रेट भी लिख सकते हैं, बिकेम यहाँ पे अगर ऑलमोस्ट लिख दे तो ज़्यादा बेटर होगा, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स या ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, 5 to 6 टाइम्स, ठीक है, लगभग 6 गुना हो गया था। नेक्स्ट हमने लिखा है हाउएवर। यहाँ पे हाउएवर क्यों लिखा है, सिमिलरली क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे सिमिलरली हम लिख सकते थे अगर पहले जैसे ये कार की वैल्यू थी, ये इंक्रीज हुआ, उसके बाद अगर बस की जो वैल्यू है वो भी टोटली इंक्रीज होती, उसमें फ्लक्चुएशन ना होता, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते बीच में, सिमिलरली। लेकिन यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज़ किया, हाउएवर। उसका रीज़न ये है कि कार में तो ओवरऑल इंक्रीज था, लेकिन जो बस था उसमें क्या थी, फ्लक्चुएशन। सो यहाँ पे फर्दर देख रहे हैं, कम्यूटर्स बाय बस increased significantly from approximately 19% in 1950 to 30% in 1970 before falling back to the figure of before falling back to the 1950 figure by 1990। तो इसका मतलब क्या है, जो कम्यूटर्स हैं, बस से, कम्यूटर होता है जो ट्रैवलर्स हैं, बस से जो ट्रैवल करते थे, इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, वो काफ़ी इंक्रीज हुए, जैसे 30% से कितना हो गया, सॉरी 18% से कितना हो गया, 30%, ठीक है, टू अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 19%, जो 19 लगभग, लेट्स यहाँ पे 18% कर देते हैं, सो 18 या 19% से अप्रॉक्सीमेटली लिखा है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि या तो 18 होगा या 19 होगा, क्योंकि ये फिर गलत नहीं हो सकता। 1950 से 30% हो गया इन 1970, ठीक है, बिफोर फॉलोइंग बैक टू द 1950 फिगर बाय 1990। सो ये 1990 में बाय सॉरी यहाँ पे इन भी लिख सकते हैं, ठीक है, इन 1950। सो बिफोर फॉलोइंग बैक टू द फिगर ऑफ 1950 बाय 1990 भी आ सकता है, ठीक है, इन 1990 भी आ सकता है। सो 1990 में, ठीक है, सो 1950 की बिफोर फॉलोइंग बैक टू द 1950 फिगर, सो 1950 फिगर पे गिर गया वो, कब, इन 1990 में। सो ये इंक्रीज हुआ और फिर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, ठीक है। सो ऐसे हम लिख सकते हैं बिफोर टर्म को एक्सप्लेन करके। आई सजेस्ट कि ये लाइन अगर आप जैसे भी कोई भी डाटा है वो पहले इंक्रीज होता है, लेकिन फिर बाद में वो नीचे आ जाता है उसी वैल्यू पे जहाँ पे वो स्टार्ट हुआ था। इट वुड बी बेटर टू से कि ये वैल्यू इंक्रीज हुई थी बिफोर फॉलोइंग बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 1950 इन 1990। दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अ डाटा जो पहले इंक्रीज हो लेकिन वापस वो उसी पोजीशन पे आ जाए जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। तो नेक्स्ट अगर देखें हम बॉडी पैरा 2, अब हमारी बात जो है वो रह गई है बाइक की और फुट की। ये दोनों ही क्या हो रहे थे, डिक्रीजिंग थे। तो इसको स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट सेंटेंस तो हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे बाय कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, ऑन द अदर हैंड। सो आप ऐसा भी लिख सकते हैं विद रिगार्ड्स टू द रिमेनिंग ट्रांसपोर्टेशन मोड, रिमेनिंग ट्रांसपोर्टेशन मोड शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सो ऐसा भी लिख सकते हैं विद रिगार्ड टू द रिमेनिंग ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, या ऑन द अदर हैंड, या बाय कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ से शुरू करके हम लिखेंगे द परसेंटेजेस ऑफ, यहाँ पे हम परसेंटेजेस क्यों लिखा है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस बनाया हमने बाइक का और फुट का, सो दो होंगी फिर। द परसेंटेज ऑफ बाइक यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियंस वर 28% एंड 38%, लेकिन यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिवली इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड गिवन, या इन द बिगिनिंग ऑफ द गिवन पीरियड, दोनों ही सही हैं। सो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लिखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा कि 28% किसकी वैल्यू है,
बाइक यूज़र्स की 28 या 29, और 38% किसकी वैल्यू है, पेडेस्ट्रियंस की। तो अगर आपको ये परसेंटेज में थोड़ा डाउट है, सो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अबाउट। जैसे ये 29 भी हो सकती है, ये 39 भी हो सकती है। सो अबाउट 28% एंड 38% रिस्पेक्टिवली in the beginning of the period given. The proportion of bikers had dropped. आप यहाँ पे देखेंगे हमने परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो टाइम है वो या तो बाय के साथ लिखना पड़ेगा या टिल के साथ लिखना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट कि आप बाय यूज़ करें। तो ये अगर इसके साथ आप टाइम लिखते हैं 1950 बाय 1950, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट। सो ये लिखकर आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि आपके जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें वेरिएशन आ जाएगी, टेंसेस में वेरिएशन आ जाएगी, सो हेल्प होगी आपको। सो द प्रपोर्शन ऑफ बाइकर्स हैड ड्रॉप्ड टू 8% बाय 1990। मीनवाइल का मतलब हो गया उसी ही दौरान। देर वॉज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट फॉल, यहाँ पे हमने ऑल्सो टर्म यूज़ की है, ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट वॉल, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ था और यहाँ पे भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। सो देर वॉज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट फॉल इन द फिगर ऑफ पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस कौन होते हैं, जो पैदल चलते हैं, जो फुट से ट्रैवल करते हैं, तो ऑलमोस्ट 7%। तो ये था 28%, ये कहाँ तक डिक्रीज हो गया, 8% तक, और ये था 39% या 38%, और ये कहाँ तक डिक्रीज हो गया, 7% तक। सो ये 20 और 37%, 38% था, क्योंकि ये कंटिन्यूस डिक्रीज हुए हैं, जैसे ये कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ था कार वाला। तो हमें बीच की वैल्यू अगर आप स्किप भी कर दें तो इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो द प्रपोर्शन ऑफ बाइक हैड ड्रॉप टू 8% बाय 1990। मीनवाइल देयर वाज आल्सो अ सिग्निफिकेंट फॉल इन द फिगर ऑफ पेडेस्ट्रियंस टू ऑलमोस्ट 7%। तो यहाँ पे अब हमें टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है बाय 1990 या इन 1990, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एक टर्म लिखी है वो है मीनवाइल। सो नेक्स्ट समरी। सो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं ओवरऑल लिख के। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द कर्सरी ग्लांस एट द ग्राफ दैट। तो लेकिन उसकी जगह पे हम लिख रहे हैं सिर्फ ओवरऑल। तो यहाँ पे अगर हम जो ओवरऑल है उसमें हमें ट्रेंड्स बताने हैं, और उसके अलावा हम हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज़ बता सकते हैं। हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यूज़ बताना उसमें ज़्यादा सूटेबल होता है, जैसे जब कभी कोई चीज़ हमेशा हाईएस्ट रही हो, कोई चीज़ हमेशा लोएस्ट रही हो, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो चाहे इंक्रीज डिक्रीज हुई हो, लेकिन एक जो वैल्यू है वो हमेशा हाईएस्ट रही है और एक जो वैल्यू है हमेशा लोएस्ट रही है, ठीक है, जब कंपैरिजन्स हो। तो इसमें सूटेबल है कि हम हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों बताएं। लेकिन जब कुछ डाटा ऐसा हो जाए, ठीक है, जो पहले ये इंक्रीज़ हो गई और ये डिक्रीज़ हो गई, तो हम इसको, ये ए है अगर बी है, तो हम बी को बोल दें ये हाईएस्ट है, तो ये सूटेबल ज़्यादा इतना नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट नहीं थी ये, पहले जो लोएस्ट थी, ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हाईएस्ट हुई है। तो हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको बी को हाईएस्ट बताना है तो हमें लिखना पड़ेगा कि सेकेंड हाफ में ये हाईएस्ट वैल्यू हो गई थी, या इस लास्ट 2 या 3 ईयर्स में ये हाईएस्ट हो गई थी, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये पहले कम थी, ये इंक्रीज़ हुई हैं, ये डिक्रीज़ हुई हैं, ये बढ़ी थी, ये डिक्रीज़ हुई हैं, तो यहाँ पे हम ट्रेंड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कार बिकेम का मतलब बन गई, तो पहले नहीं थी, ये बन गई, द मोस्ट पॉपुलर ट्रांसपोर्ट ओवर द ईयर। सो जो कार है, ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर ट्रांसपोर्ट बन गई क्योंकि ये, इसमें क्या हुआ है, कंटिन्यूस ग्रोथ हुआ है, ठीक है। वाइल का मतलब उसके ऑपोजिट, द नंबर ऑफ बाइक कम्यूटर्स एंड पेडेस्ट्रियंस डिक्लाइंड। ये जो बाइक कम्यूटर्स और पेडेस्ट्रियंस हैं, ये क्या हुए हैं, डिक्लाइन हुए हैं। तो ये एक तो कार की इंफॉर्मेशन दे दी, और उसके अलावा हमने बाइक की इंफॉर्मेशन दे दी, और जो पेडेस्ट्रियंस थे जो फुट से ट्रैवल करते थे उसकी इंफॉर्मेशन दे दी, और एक जो बच गई है वो है बस। सो इन एडिशन उसके अलावा ये आपको अगर लिखना है लिख सकते हैं, अगर छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्लक्चुएशन वॉज ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं विटनेस्ड, नोटिस्ड इन द बस ट्रैवलर्स। ठीक है, फ्लक्चुएशन वॉज ऑब्जर्व्ड इन द परसेंटेज ऑफ बस ट्रैवलर्स भी लिख सकते हैं, या बस ट्रैवलर्स भी लिख सकते हैं, जैसे नंबर है, फ्लक्चुएशन वॉज ऑब्जर्व्ड इन द, सो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बस ट्रैवलर्स। आई वुड सजेस्ट कि आप लिखें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बस ट्रैवलर्स, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर लिखा था, बाइक कम्यूटर्स एंड पेडेस्ट्रियंस, वो गिर गए हैं,
ठीक है, तो ये हो गया ये हो गया हमारा ओवरऑल। सो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो चीज़ मैंने हाईलाइट की है ये कनेक्टर्स हैं, ठीक है, बाय कॉन्ट्रास्ट, मीन वाइल, इन डिटेल, हाउएवर, ठीक है, आफ्टर विच, या सिमिलरली अगर यहाँ पे यूज़ हो कहीं पे, अगर सेम इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम मीन वाइल की जगह सिमिलरली भी लिख सकते हैं, फिर हम ऑलमोस्ट ऑल्सो नहीं लिखेंगे, और यहाँ फिर टाइम लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने मीन वाइल नहीं लिखा था, तो यहाँ पे हमें टाइम लिखना पड़ेगा बाय द एंड ऑफ द गिवन टाइम पीरियड। तो ये हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। So the provided bar graph reveals 4 types of transportation means which were used by European residents for commuting to work between 1950 and 1990. So introduction को लिखने के और भी कई तरीके हैं, तो उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, हाउ टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा हो गया बॉडी पैरा 1, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल यूजिंग कार वाज जस्ट 5% इन 1950। ये हमने सबसे पहले स्टार्टिंग का डाटा बता दिया। फिर हमने लिखा उसके बाद क्या हुआ, ये जो परसेंटेज थी वो बढ़ गई 1940% तक। हालांकि ये जो राइज था वो नोटिसेबल कब था, इस टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है, ड्यूरिंग विच जो फिगर थी वो 6 टाइम्स हो गई थी ऑलमोस्ट, या अराउंड 6 टाइम्स हो गई थी। सो हाउएवर यहाँ पे यूज़ किया कम्यूटर्स बाय बस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ठीक है, from approximately 19% या 18% in 1950 to 30% in 1970 before falling back to the figure, and so 1950 figure by 1990, in 1990. By contrast, the percentage of bike users and pedestrians, ये हमने क्या सेंटेंस बनाया, कंपाउंड सेंटेंस। आई वुड सजेस्ट इससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाने से, रिस्पेक्टिवली इन द बिगिनिंग ऑफ द गिवन पीरियड। The proportion of bike had dropped to 8% in by 1990. Meanwhile, there was also a significant fall in the figure of pedestrians to almost 7%. क्योंकि आपने यहाँ पे बाइक यूजर्स और pedestrians की बात की थी, ये जो फर्स्ट है और ये लास्ट है, ये सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे आप फॉर्मर भी लिख सकते हैं। सो द प्रपोर्शन ऑफ फॉर्मर हैड ड्रॉप टू, फॉर्मर का मतलब क्या हो जाएगा, सो फॉर्मर का मतलब हो जाएगा बाइक यूजर्स। और यहाँ पे जो फिगर है पेडेस्ट्रियंस की है, अगर आप यहाँ पे लेटर यूज़ करते हैं तो लेटर का मतलब क्या हो जाएगा, पेडेस्ट्रियंस, ठीक है। तो आपको थोड़ा सेंटेंस अगर आप चेंज करें, अगर आपको पता है कि फॉर्मर और लेटर कैसे यूज़ करते हैं, तो आप इसको और भी बेटर लिख सकते हैं, ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ द फॉर्मर हैड ड्रॉप टू 8%, हाउएवर that of letter या proportion of letter या percentage of letter also decreased to या also fell to almost 7%. So former और letter अगर आपको ये terms यूज़ करनी आती हैं तो आप उसको भी इससे जोड़ सकते हैं respectively वाले sentence को बता के। अगर आप ये मैं सेपरेट एक वीडियो में बताऊंगा ये टर्म्स को यूज़ करके आप इसको कैसे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो ओवरऑल कार बिकेम द मोस्ट पॉपुलर ट्रांसपोर्ट ओवर द ईयर्स। सो ट्रांसपोर्ट जो वर्ड है ये वर्ब भी होती है और ये नाउन भी होता है। सो इसलिए हम ये से ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन ही लिखना है, ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो कार बिकेम द मोस्ट पॉपुलर ट्रांसपोर्ट ओवर द ईयर्स while the number of bike commuters and pedestrians declined. In addition, fluctuation was observed in the percentage of बस ट्रैवलर्स। तो अबाउट हमारे पास 163 या 165 के करीब वर्ड्स हो जाएंगे ये सारे मिला के, ठीक है। सो दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है वो 150 प्लस वर्ड्स होता है। तो अगर हमारे वर्ड्स जो हैं 170 180 यहाँ तक चले जाएं, दैट इज़ मोर देन इनफ हमारे लिए। तो इसमें अगर हम कुछ कनेक्टर्स की बात करें, अगर हम कोई ट्रेंड को एक्सप्लेन कर रहे हैं और हमारे पास दो ऐसे डाटास हैं, जैसे हम हाइपोथेटिकली एग्जांपल ले लेते हैं कार की और बस की, अगर ये दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम कार को एक्सप्लेन जब करेंगे, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, तो उसके बाद जब बस की वैल्यू यूज़ करें को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, हम इन दोनों के बीच में या तो सिमिलरली या फिर लाइकवाइज कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कार की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन बस की जो वैल्यू है, ठीक है, वो डिक्रीज हो रही है या फिर वो फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, तो वो सेम नहीं है, तो इसके बीच में जो हम कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं वो है हाउएवर, हाउएवर के अलावा इन कॉन्ट्रास्ट, टू कॉन्ट्रास्ट, इन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड। सो ये सारे टर्म्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हाउएवर की जगह पे,
ठीक है, ये अगर डिफरेंट ट्रेंड्स की बात करनी हो तब, जैसे हमने पीछे जैसे कार था इंक्रीज प्लस बस था जो फ्लक्चुएटिंग, तो इसलिए हमने जो बीच में कनेक्टर यूज़ किया वो क्या था, हाउएवर। अगर वो सिमिलर होते तो हम क्या यूज़ करते हैं, लाइक, सिमिलरली और लाइकवाइज। जब हम वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो उसमें हम वाइल, वाइल्स्ट, वेयरएज, इन कंपैरिजन टू या विद या एज कंपेयर्ड टू, ये टर्म्स यूज़ करेंगे कंपैरिजन के लिए। हम देखेंगे फर्दर कंपैरिजंस की जो क्वेश्चंस हैं वो भी फर्दर आएंगे, तो हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, मोर और लेस यूज़ करके या वाइल, वाइल्स्ट, वेयरएज कंपैरिजन करके। ठीक है, यहाँ पे भी कंपैरिजन है, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने वाइल यूज़ किया तो ये मोस्ट पॉपुलर हो गया, हालांकि ये क्या हुआ, पेडेस्ट्रियंस और जो बाइक यूजर्स थे, कम्यूटर्स थे, वो डिक्रीज हो गए। अब वोकेबलरी अगर हम देखें, जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो हम यूज़ करते हैं, सो जैसे इंक्रीज्ड, जैसे हमने सेंटेंस लिखा दिस वैल्यू या दिस फिगर, दिस नंबर, दिस प्रपोर्शन, उसके बाद हम लिखते हैं इंक्रीज्ड, ठीक है, टू 40% इन 1990। सो जैसे ये जो वर्ड था इंक्रीज्ड, इसके लिए हमारे पास और कौन से ऑप्शन है, हम ग्रीव लिख सकते हैं, रोज लिख सकते हैं, क्लाइंब्ड लिख सकते हैं, लीप्ड, जम्प्ड, इंक्लाइंड, सो ये टर्म्स हम लिख सकते हैं अगर सिंपल इंक्रीज हुआ है, बहुत फास्ट इंक्रीज नहीं है तो। लेकिन अगर फास्ट इंक्रीज हुआ है तो उसकी जगह फिर हम या तो वर्ड लिखेंगे एस्केलेटेड, स्काईरॉकेटेड या सर्ज्ड। ठीक है, जैसे ये मैंने वर्ड यूज़ किया था सर्ज्ड, इसका मतलब मैंने जो ये बता रहा था कि वो इंक्रीज जो था वो क्या था, फास्ट इंक्रीज था। लेकिन अगर हमें एस्केलेटेड, स्काईरॉकेटेड या सर्ज्ड वर्ड नहीं लिखना, अगर हमें इंक्रीज्ड वर्ड लिखना है या रोज, क्लाइम, यही वर्ड्स लिखने हैं, तो फास्ट इंक्रीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लिख सकते हैं रैपिडली, शार्पली, ड्रामेटिकली, सिग्निफिकेंटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फास्ट इंक्रीज है तो हम लिख सकते हैं दिस वैल्यू, या तो हम वर्ड लिखेंगे सर्ज्ड, सर्ज्ड की जगह हम लिख सकते हैं एस्केलेटेड या स्काईरॉकेटेड, ठीक है, टू 40% इन 1990। ठीक है, अगर फास्ट इंक्रीज है तो यहाँ तो एक तो ये ऑप्शन हो गया, लेकिन हम ऐसा भी लिख सकते हैं दिस प्रपोर्शन या दिस वैल्यू, ठीक है, इंक्रीज्ड, देन हम लिख सकते हैं रैपिडली, शार्पली, ड्रामेटिकली, सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली टू 40% इन 1990। सो ऐसा भी लिख सकते हैं। सो हम इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली या इंक्रीज ड्रामेटिकली, रैपिडली, शार्पली, ये भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम दो वर्ड्स यूज़ करेंगे क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और ये क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब हम पीछे लिखेंगे क्योंकि जो वर्ड है इंक्रीज्ड, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब आपको अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये इसको मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। सो क्योंकि इंक्रीज्ड इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसमें जो वर्ब है वो हम एडवर्ब है जो हम वो वर्ब के बाद लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो वर्ड है सर्ज्ड, एस्केलेटेड या स्काईरॉकेटेड, इसमें हम रैपिडली, शार्पली या ड्रामेटिकली वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इनका खुद का मतलब ही होता है फास्ट इंक्रीज। अगर स्लो इंक्रीज है, जैसे कोई वैल्यू है, ठीक है, ये जो फास्ट इंक्रीज है लेकिन ये तो बहुत स्लो इंक्रीज है, हल्का सा इंक्रीज है ऐसा, ठीक है, ये इंक्रीज तो है लेकिन स्लो इंक्रीज है, तो हम लिखेंगे दिस वैल्यू इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, मिनिमली, नॉमिनली या स्लाइटली। ठीक है, सिनोनिम्स फॉर डिक्रीज्ड, सो ये जो है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे ड्रॉप्ड, डिक्लाइंड, फेल, डिक्रीज्ड, ये जो टर्म्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं फॉल बताने के लिए। ठीक है, जैसे डिक्रीज हो गया, तो लेकिन अगर फास्ट डिक्रीज है, जैसे एकदम नीचे गिर गया, तो हम उसके लिए हम कोलैप्स्ड, प्लंज्ड, ठीक है, टुक नोज डाइव, ये यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है और ये भी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इसके साथ हम कोई एडवर्ब यूज़ नहीं करेंगे, जैसे रैपिडली, शार्पली, ड्रामेटिकली, सिग्निफिकेंटली। ठीक है, सो हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं दिस वैल्यू, ठीक है, कोलैप्स्ड टू फॉर एग्जांपल 8% इन 1990। सो लेट्स सपोज पहले वो 40% थी, अब डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 8%, तो कोलैप्स्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं।
प्लंज्ड यूज़ कर सकते हैं. दिस वैल्यू टुक अ नोज डाइव टू 8% इन द 1990. तो याद रखना है ये जो वैल्यू है नोज डाइव, ये जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होगी ना उसके लिए हम यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे कोई ये डाटा है, ठीक है, तो उसमें ये नीचे गई, ये हुई, ये, ठीक है, ऐसे वैल्यू थी. ठीक है, तो यहाँ से ये, ठीक है, सो ये भी डाउनफॉल है, लेकिन ये भी डाउनफॉल है, लेकिन ये जो है ये हम लिख सकते हैं नोज डाइव. क्यों? क्योंकि ये सबसे लोएस्ट वैल्यू गई थी. ठीक है, तो इस यहाँ पे हम नोज डाइव नहीं लिखेंगे. तो उसके अलावा अगर हमें कोलैप्स्ड या प्लंज्ड या टुक अ नोज डाइव नहीं लिखना, ठीक है, अगर हमें डिक्रीज्ड वर्ड ही लिखना है या ड्रॉप्ड डिक्लाइंड वर्ड ही लिखना है, ठीक है, CLINED, तो अगर फास्ट डिक्लाइंड है तो हम लिखेंगे रैपिडली, शार्पली, ड्रामेटिकली या सिग्निफिकेंटली. सो यहाँ पे हम एडवर्ब यूज कर लेंगे. ठीक है, रैपिडली, ड्रामेटिकली, सिग्निफिकेंटली. सो दिस वैल्यू डिक्लाइंड रैपिडली टू 8% इन 1990. अगर स्लो डिक्रीज है तो हम क्या यूज करेंगे? डिक्रीज ग्रेजुअली, मिनिमली, नॉमिनली एंड स्लाइटली. सो ये है वोकैब वर्ब्स के लिए. वोकैब फॉर नाउन, अगर नाउन है, जैसे हम कोई सेंटेंस लिखें, देयर वॉज a decrease, there was an increase. So there was an increase of 30% in bike users in 1990. Let's see, एक एग्जाम्पल है. क्योंकि ये सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ था? देयर वॉज, तो ये हमारी वर्ब हो गई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. लेकिन यहाँ पे हमने लिखा एन इंक्रीज, तो ये क्या हो गया? हमारा नाउन. तो अगर हम इंक्रीज वर्ड यूज नहीं कर सकते तो देयर वॉज अ ग्रोथ लिख सकते हैं, अ राइज लिख सकते हैं, ठीक है, अ लीप, अ जंप लिख सकते हैं. ठीक है, ये नाउन यूज कर सकते हैं. और अगर यहाँ पे फास्ट इंक्रीज होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देयर वॉज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ 30% इन बाइक यूजर्स इन 1990. सेम सेंटेंस आ जाएगा. यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया सिग्निफिकेंट इंक्रीज. ठीक है, सो एन इंक्रीज की जगह सिग्निफिकेंट अगर वर्ड यूज करें, मतलब फास्ट इंक्रीज है, सिग्निफिकेंट की जगह हम लिख सकते हैं रैपिड, शार्प, ड्रामेटिक, सिग्निफिकेंट. ठीक है, ये टर्म्स यूज कर सकते हैं. लेकिन ये जो नाउन है, क्योंकि ये एडजेक्टिव होगा इसलिए हमें ये इससे पहले लिखना पड़ेगा. कई बार बच्चे यहाँ पे इंक्रीज की जगह इंक्रीज लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा. याद रखना, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ये नाउन है. ठीक है, राइज, देयर वाज ए सिग्निफिकेंट राइज, तो ये नाउन्स हैं. यहाँ पे आर्टिकल भी यूज होगा, अ राइज या अ सिग्निफिकेंट राइज. अगर स्लो इंक्रीज है तो हम लिखेंगे देयर वाज ए ग्रेजुअल, मिनिमल, नॉमिनल या स्लाइट राइज या इंक्रीज. ठीक है, या ग्रोथ. ठीक है, ऑफ 30% या 3% या इन बाइक यूजर्स इन 1990. तो इसीलिए जो इसी तरह जो सिनोनिम्स हैं डिक्रीज के, तो ड्रॉप्ड, फॉल, डिक्रीज. ठीक है, वेंट डाउन, ऐसा भी हम लिख सकते हैं. सो ड्रॉप, फॉल, डिक्रीज जो है, तो ये अगर सेंटेंस लिखें अगेन ऐसे ही आ जाएगा, देयर वाज a decrease of 30% in car users in 1990. ठीक है, एक एग्जांपल लिया हमने. सो अब ये जो डिक्रीज है, ठीक है, इसकी जगह हम फॉल भी लिख सकते हैं, ड्रॉप भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये वेरिएशन हो गई. अगर ये फास्ट डिक्रीज है या स्लो डिक्रीज है तो हम इससे पहले, ए के बाद और इससे पहले यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट, रैपिड. ठीक है, रैपिड हो गया, शार्प हो गया, ड्रामेटिक हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, या ग्रेजुअल हो गया, धीरे धीरे अगर हुआ है. ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे और स्लोली होता है. ठीक है, नॉमिनल, मिनिमल, स्लाइट डिक्रीज हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं. सो ये देर वाला सेंटेंस, इसमें हम नाउन्स की वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था देयर वॉज. तो अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा सर्ज्ड, सर्ज्ड का मतलब होता है फास्ट इंक्रीज, तो इसकी जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते थे इंक्रीज रैपिडली, शार्पली, ड्रामेटिकली या सिग्निफिकेंटली, जैसे यहाँ पे लिखे थे.
और यहाँ पे जब है इंक्रीज सिग्निफिकेंटली तो इसकी जगह हम एस्केलेटेड, स्काईरॉकेटेड, सर्ज्ड भी लिख सकते थे. सो ये वेरिएशंस है. बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि सेम जो वर्ड है उसे रिपीट ना करें. ठीक है. इसी तरह यहाँ पे जो हैड ड्रॉप्ड था, यहाँ ड्रॉप्ड की जगह हम डिक्लाइंड, ठीक है, डिक्रीज्ड, ठीक है, फेल, फॉल, फेल, फॉलन. ठीक है. सो ये टर्म्स यूज़ कर सकते थे. ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे हमने हैड लिखा था. मैंने बताया था जैसे ही टाइम हम बाय से लिखेंगे तो हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं. तो ये सिंपल पास्ट भी हो सकता है लेकिन हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है. ठीक है. अगर हमने इनके साथ टाइम को डिफाइन किया है, जैसे यहाँ पे इनके साथ है 1950, तो इट वुड बी बेटर कि हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करें. सो सिग्निफिकेंट फॉल है, सो देयर वाज आल्सो ए सिग्निफिकेंट फॉल. सो उसकी जगह हम लिख सकते हैं रैपिड, शार्प या ड्रामेटिक या सिग्निफिकेंट फॉल, डिक्रीज, ठीक है, ड्रॉप. तो ये हम टर्म्स यूज़ कर सकते हैं. सो ये थी वेरिएशन. आई होप आपको ये पूरा बार ग्राफ समझ में आया होगा. अगर आप इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस टास्क में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए. हम उन इम्प्रूवमेंट्स को ऐड करेंगे इसमें और नेक्स्ट टाइम हम आपको इससे भी बेटर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे. थैंक यू.